हेलो दोस्तों, आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान एलडीसी यानी कि कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित विषय से संबंधित इसमें प्रश्न है। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। परीक्षा तिथि आप सभी को पता है 11 अगस्त 2024 है वो परीक्षा तिथि है, इसलिए रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1। देखिए फर्स्ट पेपर के लिए देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता की पुस्तक द पर्सनल इज पॉलिटिकल का लोकार्पण हुआ है? बताइए किस सामाजिक कार्यकर्ता की पुस्तक द पर्सनल इज पॉलिटिकल का लोकार्पण हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुणा राय की दोस्तों ये पुस्तक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संस्कृति और साहित्य से जुड़े द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? बताइए दोस्तों, संस्कृति और साहित्य से जुड़े द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों ये आयोजन किया जाएगा 27 से 29 दिसंबर 2024। 27 से 29 दिसंबर 2024 को ये आयोजन किया जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस वस्तु को जीआई टैग देने हेतु चुना गया है? बताइए राजस्थान की किस वस्तु को जीआई टैग देने हेतु चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मथानिया की मिर्च। मथानिया की मिर्च को जीआई टैग देने हेतु चुना गया है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विभाग 13 से 15 दिसंबर 2024 तक चौथे डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 13 से 15 सितंबर 2024 तक चौथे डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा 13 से 15 सितंबर तक? बताइए। तो दोस्तों यह आयोजन किया जाएगा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, यह आयोजन किया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आईआरसीटीसी द्वारा 15 अगस्त को कहां से भारत दर्शन यात्रा ट्रेन रवाना की जाएगी? आईआरसीटीसी द्वारा 15 अगस्त को कहां से भारत दर्शन यात्रा ट्रेन रवाना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें श्री गंगानगर। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्री गंगानगर। नेक्स्ट आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस पुलिस रेंज में महिला अत्याचारों में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में कमी आई है? बताइए। हाल ही में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस पुलिस रेंज में महिला अत्याचारों में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में कमी आई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर में सबसे ज्यादा कमी आई है। दोस्तों राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की गोला फेंक प्रतियोगिता में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों किसने सिल्वर मेडल जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुनील डूडी ने दोस्तों सिल्वर मेडल है वो जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? बताइए किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें WHO ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक किसने जीता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरियाणा ने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा ने कड़े मुकाबले में राजस्थान को दोस्तों 35-33 से पराजित किया है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये केरल में स्थित है साइलेंट वैली। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? हाथी परियोजना दोस्तों ये 1992 में प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल 1992 में, ठीक है, सॉरी फरवरी 1992 में यह प्रारंभ की गई थी हाथी परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1973 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों अगर मैं डेट की बात करूं तो 1 अप्रैल 1973 को ये भारत में बाघ परियोजना है वो शुरू की गई थी। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात है वो दोस्तों 928 है 1000 पुरुषों पे। ठीक है, राइट आंसर है क्या हो जाएगा इसमें, वो है 928। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में अपने को यहाँ पर क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद में दोस्तों देखिए शेर। ठीक है, आरोही क्रम में यानी कि अपने को घटते हुए क्रम में है वो जमाना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आएगा तारागढ़, सज्जनगढ़, देलवाड़ा और शेर। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शेर की ऊंचाई है वो दोस्तों 1597 मीटर है। ठीक है, देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर है। सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मीटर है। और दोस्तों तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 873 मीटर है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाद्य नमक किस झील से प्राप्त होता है? सर्वश्रेष्ठ खाद्य नमक है वो दोस्तों कौन सी झील से प्राप्त होता है? तो ये पचमद्रा झील से प्राप्त होता है। कहां पर है ये? बाड़मेर में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बांसवाड़ा। कितना है? 934। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोटन नागौर में है सफेद सीमेंट का कारखाना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, लू कहते हैं उसको। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लू। नेक्स्ट आगे देखिए, ओरई परियोजना किस जिले में स्थित है? ओरई परियोजना कहां पर है? तो दोस्तों ओरई परियोजना है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आगे देखिए, लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जोजड़ी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोजड़ी। ठीक है, बाकी नदियां हैं, ठीक है, वो दाईं ओर से मिलती है, जैसे लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, सागी। ठीक है, और दाईं ओर से एकमात्र नदी मिलती है वो है जोजड़ी। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं दोस्तों, ये जन घनत्व है राजस्थान का। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? 7 रंगों वाला मार्बल दोस्तों ये खादरा गांव पाली में
सतरंगा मार्बल है वो निकलता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ है सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे चंबल की जो सहायक नदी है वो है दोस्तों पार्वती, बिल्कुल सही है। माही की सहायक नदी जाखम है, बिल्कुल सही है। लूणी की सहायक नदी सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। बनास मेज दे रखा है दोस्तों, मेज है ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, बनास की सहायक नदी बेडच, कोठारी, खारी और मेनाल है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे मावट वर्षा जिनसे होती है वह है, मावट वर्षा किन से होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ये भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ जेट प्रवाह के माध्यम से ये भारत तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसको दोस्तों मावट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित किससे है, तो ये विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन से संबंधित है ये दोस्तों मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, चिराली योजना का प्रारंभ किस विभाग द्वारा किया गया। चिराली योजना का प्रारंभ किस विभाग द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यह किया गया महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चिराली योजना का है वो प्रारंभ है वो किया गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इसमें चिराली योजना में। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य आपदा कोष की स्थापना कौन से वित्त आयोग की अनुशंसा पर की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 10वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दोस्तों ये एसडीआरएफ की स्थापना है वो की गई, यानी कि राज्य आपदा कोष की स्थापना 10वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित कीमत मूल्यों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो दोस्तों वर्ष 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी दोस्तों कितनी, तो 1,09,386 रुपये ये प्रचलित कीमतों पर दोस्तों प्रति व्यक्ति आय थी। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी वर्ष की अपन बात करें 2020-21, ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर मूल्यों पर जो आय है वो दोस्तों 72,297 रही। ठीक है, 72,297 रही थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखानों के नियंत्रण, निर्देशन व संचालन हेतु स्पिनफेड की स्थापना कब की गई। राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखानों के नियंत्रण, निर्देशन व संचालन हेतु स्पिनफेड की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1 अप्रैल 1973 को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट से चौथे चरण की छठी व 7वीं इकाई से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। बताइए दोस्तों, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट से चौथे चरण की छठी व 7वीं इकाई से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए छठी से 660 मेगावाट और 7वीं से भी 660 मेगावाट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1320 मेगावाट। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था है तो वो कौन सी है। तो वो है दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जुलाई 2021 में ये इको टूरिज्म नीति जारी की गई। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में योगी मुद्रा में स्वाधान कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान में योगी मुद्रा में स्वाधान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बालाथल में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही बालाथल में। नेक्स्ट आगे देखिए, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, खानवा युद्ध में जोधपुर सेना का नेतृत्व किसने किया? खानवा के युद्ध में जोधपुर की सेना का नेतृत्व है वो किसने किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कुंवर मालदेव ने नेतृत्व किया था जोधपुर की सेना का खानवा के युद्ध में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई? उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना है वो दोस्तों सर्वप्रथम शाहपुरा रियासत में हुई थी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय मेवाड़ का शासक कौन था? चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा उदय सिंह। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, तुंगा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तुंगा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी दोस्तों तुंगा के युद्ध में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति में अपनी रियासत के बाहर स्वयं सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता की। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति में अपनी रियासत के बाहर स्वयं सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता की थी, तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, सरदार सिंह नाम था उनका। वो अपनी सेना है वो पंजाब लेकर गए थे। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, नीमूचना हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है नीमूचना हत्याकांड। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। सही कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। देखिए कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, कथन ए देखिए, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए कथन बी, राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम 1912 में द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक पुस्तक है और उस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन। ठीक है, वहां पर किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड है वो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर केवल एक कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कजली तीज प्रसिद्ध है। दोस्तों कजली तीज है ये प्रसिद्ध है, तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है ये बागौर की हवेली में रखी गई है दोस्तों। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में 42 नियम है? 42 नियम कौन से संप्रदाय में है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बिश्नोई में तो आप सभी को पता है 29 नियम है, और यहाँ पे जो चरणदासी संप्रदाय है, ठीक है, उसके अनुयायी हैं वो 42 नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चरणदासी संप्रदाय। आगे देखिए, कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे बना है? कालीबाई का स्मारक है किस झील के किनारे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये गैप सागर झील के किनारे बना है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, किराड़ू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
किराडू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें द्रविड़ शैली से निर्मित यह मंदिर नाकोड़ा गांव बाड़मेर में है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, किराडू मंदिर है ये बाड़मेर के हातमा गांव, ठीक है, नाकोड़ा नहीं, हातमा गांव में ये स्थित है, हाथमा, ठीक है, हाथमा, हाथमा गांव में है दोस्तों। ये पहला ही कथन है, पहला कथन है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसमें असत्य हो जाएगा। यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। ये तीनों कथन सही है, पहला कथन इसमें असत्य है और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट भाषा में दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे शास्त्रीय संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत है ये दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी हैं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे शहनाई वादक, दोस्तों शहनाई वादक कौन है? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये दोस्तों शहनाई वादक है। तबला वादक है तो दोस्तों तबला वादक कौन है? तो दोस्तों देखिए जो जाकिर हुसैन है, ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन है ये दोस्तों तबला वादक है। और बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें कूट भाषा में अगर मैं उत्तर की बात करूं तो दोस्तों 1 2 4 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन है वो दे नहीं रखे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, 1 2 4 3 अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लीलटास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती? तो जयपुर क्षेत्र में दोस्तों खैराड़ी बोली है, ये नहीं बोली जाती। ये दोस्तों खैराड़ी बोली है, ये ढूंढानी, मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है ये, ठीक है। बाकी ढूंढानी, राजावटी और काठेड़ी ये तीनों जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए चीकू गाजराम, ये तो आप सभी को पता होगा, चीका मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़, ठीक है, गाजर ट्रिक है चीकू गाजराम, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। गा का मतलब गागरोन दुर्ग, ठीक है, जय का मतलब हो जाएगा इसमें जैसलमेर दुर्ग, ठीक है, रे का मतलब हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग और आम का मतलब हो जाएगा आमेर दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, जून 2013 में। तो यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग इसमें शामिल नहीं है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकारक नहीं है? तो कौन सा एक ऑक्सीकारक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है ये दोस्तों एक अवकारक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट रूपांतरित व आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये कुचालक नहीं सुचालक होता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट के कण भंगुर, मुलायम व चिकने होते हैं, बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न है, इकोटोन है, बताइए इकोटोन क्या है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 या इससे अधिक समुदायों के बीच संक्रमण का जो क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण त्रिविमीय गति का नहीं है? बताइए कौन सा उदाहरण त्रिविमीय गति का नहीं है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति,
ठीक है, ये नहीं है दोस्तों इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है गैसीय अणुओं की गति, आकाश में पक्षियों का उड़ना, पतंग, वायुयान की गति, ये हैं इसके उदाहरण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये द्विमीय गति का उदाहरण है दोस्तों ये, ठीक है, किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है, बताइए कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल है, ये हाइड्रा अम्ल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका उत्तक का भाग नहीं है, तंत्रिका उत्तक का भाग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, साइटोन, एक्सोन और ड्रेंड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा फिटेलिस है, ये तंत्रिका उत्तक का भाग नहीं है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो सर्वाधिक यौगिकों का जो निर्माण है वो दोस्तों करता है कार्बन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है, छांटना है। देखिए, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है, बिल्कुल सही है। जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया है, बिल्कुल सही है। जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं, यहाँ पे नई शब्द है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, बैटरी के आवेशन की प्रक्रिया है। बैटरी के आवेशन की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, ये बैटरी के आवेशन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आरहेनियस के अनुसार एक भस्म है, आरहेनियस के अनुसार एक भस्म है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले पदार्थ, जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले पदार्थ। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्रिका तंत्र के संबंध में असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्रिका तंत्र के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए, तंत्रिका तंत्र की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो असत्य कथन है, ठीक है, वो है दोस्तों देखिए, यह सभी मानसिक कार्यों को नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। यह प्राणी को वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई भी कथन है वो दोस्तों असत्य नहीं है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से बकमिनिस्टर फुलरेन कहलाता है, बताइए। बकमिनिस्टर फुलरेन कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें C60 है, C60 है, ठीक है, यहाँ से टाइप सही नहीं हुआ है, C60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अत्यधिक विषम जलवायु तथा लगभग वनस्पति विहीन किस बायोम की विशेषता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टुंड्रा, टुंड्रा की है ये, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जैवमंडल का सर्वाधिक विविधता वाला बायोम है, तो वो है दोस्तों इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण रखा जाता है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण रखा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेडुला ओब्लागेटा। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट।
यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए CH3COOH, ये है दोस्तों एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर देखिए ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पारिस्थितिकी शब्द दिया गया तो किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये पारिस्थितिकी जो शब्द है ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया, बताइए न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया, क्रिया व प्रतिक्रिया हमेशा दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, शराब का पीएच मान होता है, शराब का पीएच मान होता है तो दोस्तों ये पीएच मान होता है 2.8 से 3.8 तक है। दोस्तों ये शराब का पीएच मान होता है। ठीक है, यहाँ पर 2.8 से 3.8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एसी एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जेनेटिक्स। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जेनेटिक्स। आगे देखिए, किसी भी वस्तु का जड़त्व है, किसी भी वस्तु का जड़त्व है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच होता है, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच होता है तो दोस्तों ये होता है 5.6 से कम होता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेकर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में फोस्जीन नामक विषाक्त गैस का निर्माण करता है? तो बताइए कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में फोस्जीन नामक विषाक्त गैस का निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है CHCl3, CHCl3 ये इसका दोस्तों सूत्र है और इसको ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी तंत्र की एक विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी एक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इकोसिस्टम की उत्पादकता प्रतिवर्ष निश्चित रहती है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है प्रतिवर्ष निश्चित नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्रथम पोषण स्तर का है? बताइए कौन प्रथम पोषण स्तर का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्पादक। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न है, ऊष्मासेपी अभिक्रिया का कौन सा एक उदाहरण है? ऊष्मासेपी अभिक्रिया का कौन सा एक उदाहरण है? तो दोस्तों देखिए इसमें ऊष्मासेपी अभिक्रिया का कौन सा एक उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया निर्माण एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प इसमें असत्य है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो दोस्तों ये लेमार्क ने दिया था, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा पक्षियों का विकास है ये सिद्धांत है, ये दोस्तों यहाँ पे रिटर दे रखा है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। और आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है और योग्यतम की
उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के कारण हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी मिथाइल आइसोसोनाइट के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पारिस्थितिकी क्रमता की संकल्पना प्रदान की। तो दोस्तों ये किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है जोसेफ ग्रीनले ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोसेफ ग्रीनले ने। आगे देखिए, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का जो संवेग है ये द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मक्का से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मक्का से। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे केसर प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों केसर है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है केसर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 पसलियां होती है मानव शरीर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 24 पसलियां होती है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मियादी बुखार से। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि टाइफाइड से बचाव के लिए किया जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान स्थित है। बताइए दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नई दिल्ली में। आगे देखिए, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माल्टा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मार्मलेड एक फल है जो चीनी और जल के साथ उबाले गए खट्टे फलों के रस और छिलके से बना होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? माल्टा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है शर्करा का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों विटामिन व खनिज लवण। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो कौन सी क्रिया में सहायक होता है? तो वो होता है दोस्तों प्रोटीन के पाचन में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोटीन के पाचन में। दोस्तों यूट्यूब चैनल को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो निरंतर आपके पास में पहुंचता रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट जरूर लाइक करें। देखिए, चेचक के विषाणु का नाम बताइए दोस्तों। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो वो है वेरियोला वायरस, ये चेचक के विषाणु का नाम है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉल्फिन गंगेटिका। डॉल्फिन गंगेटिका है, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है?
मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए जैविक खाद है, फसल चक्र है, मृदा अपरदन रोकना है, कीटनाशक रसायन है, ये मृदा संरक्षण की विधि है, वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है, ये रोग होता है कैल्शियम की कमी से। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है ग्लोबिन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबिन। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, गुलाब का कायिक प्रवर्धन होता है। गुलाब का कायिक प्रवर्धन होता है तो दोस्तों ये तने द्वारा होता है, ठीक है, तने द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तने द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन गणित से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। 101 से 150 तक 50 प्रश्न है वो दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित, और 50 प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित, और 50 प्रश्न है वो आपको मैथ से संबंधित देखने को मिलेंगे प्रथम पेपर के अंदर, ठीक है। देखिए 101 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा, ठीक है, यानी कि 100 रुपये में खरीदा, 112 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 1200 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ होता। टीवी यानी कि टेलीविजन सेट के लागत मूल्य का पता लगाएं। तो दोस्तों लागत मूल्य का अपने को यहाँ पर पता लगाना है। देखिए यहाँ पर 12% और 18% दे रखा है, यानी कि अंतर कितना है? तो दोस्तों 6% का इसमें क्या है? अंतर है। तो 6% बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे? 1200, ठीक है। 6% बराबर कितना दे रखा है? 1200, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब 6% है वो 1200 है तो 1% कितना होगा? तो दोस्तों 1% बराबर क्या हो जाएगा? 200 रुपये, ठीक है। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। तो दोस्तों 20,000 है वो लागत मूल्य है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7,500 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो दोस्तों बी को कितनी राशि है वो प्राप्त होगी वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे देखिए ए और बी और सी, ये आप 3 इस प्रकार है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ए और बी के भागों का अनुपात कितना है? 5:2 है, ठीक है, 5:2, तथा बी और सी के भागों का अनुपात है वो कितना है? तो दोस्तों 7 कितना है? 13। तो दोस्तों यहाँ पे 7 अनुपात है और ये 13, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बी को कितनी राशि है वो प्राप्त होगी? तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए आप 7 ए को भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सी को भी आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए अगर अपन इनमें देखें तो 7 पंजे 35 अनुपात 7 दूनी 14, ठीक है, और 13 दूनी 26। तो यहाँ पर देखिए 35 अनुपात 14 अनुपात 26 दे रखा है, ठीक है, ये आ गया अपना। अब अनुपातों का अगर अपन योग करें तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए राशि कितनी है? 7,500 रुपये की इसमें क्या है? राशि है। इनटू दोस्तों यहाँ पर देखिए बी की राशि, तो बी का अनुपात कितना था? 14, काट लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये किससे कट गया? 1, यानी कि 100 से कट गया, ठीक है। 100 × 14 कितने होते हैं? 1400। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं,
32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है वो अपने को यहाँ पर है वो बतानी है। शेयर धारकों की संख्या है वो बतानी है। दोस्तों देखिए सीधा सा है, 2500 में से 60% बचत करने की आदत रखते हैं, तो 2500 का जो 60% होता है वो होता है दोस्तों 1500। कितना होता है? 1500। ठीक है, अब 2500 में से 1500 गए तो कितने बचे अपने पास में? 1000 बचे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं, ठीक है, तो यानी कि 30 और 32 कितने हो गए? 62% हो गए दोस्तों ये। ठीक है, कितने हो गए? 62%। और दोस्तों शेष हैं, अब देखिए 100 में से 62% तो ये हो गए, अब बचे कितने? 38%। तो 38% है वो दोस्तों शेयर में करते हैं, शेयर में दोस्तों ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हो गया टोटल 100%। अब यहां पर देखिए तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? तो शेयर धारकों की संख्या है वो कितनी है? टोटल कितने हैं? 1500। ठीक है, 60% में बचत करने की आदत पाई गई। ठीक है, तो 1500 है, तो दोस्तों 1500 इंटू 38, शेयर धारकों का पूछा गया है, 38 बटे दोस्तों 100, बस जीरो से जीरो कट गया है। अब 15 इंटू 38 कितने होते हैं? तो दोस्तों 570। तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, सुधीर बैंक से साधारण ब्याज पर 6000 रुपये का कर्ज लेता है, 4 वर्ष बाद वह बैंक को 2500 रुपये देता है और कर्ज लेने के 5 वर्ष बाद वह बैंक को 4560 रुपये पूरा उधार चुकाने के लिए देता है। ब्याज दर है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन दोस्तों आपको यहाँ पर 6000 रुपये दे रखा है, मिश्र धन है वो आपको 2500 और 4560 रुपये दे रखे हैं, तो जोड़ लीजिए 7060 रुपये है वो मिश्र धन हो जाएगा। सरल ब्याज है वो 7000 जो 60 है उसमें से 6000 घटा दीजिए, यानी कि 1060 है वो आपके पास में क्या हो जाएगा? सरल ब्याज। अब आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा सा। इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 3.85% है वो इसमें क्या होगा? ब्याज दर होगी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 वर्ष है, 12.5 वर्ष है, यानी कि 10 इंटू 12.5। अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1 वर्ष है, तो दोस्तों 13.1 वर्ष है, यानी कि प्लस यहाँ पे 20 इंटू 13.1। ठीक है, बटे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30। तो संपूर्ण कक्षा की औसत आयु ज्ञात करें, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई और जोड़ दीजिए। 10 को 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आएगा? तो दोस्तों ये आएगा 125। तो 125 प्लस 20 को 13.1 से करोगे तो दोस्तों कितना आएगा? तो ये आएगा दोस्तों 13 दूनी 26, 26.2, यानी कि 262। ठीक है, कितना आएगा? 262 बटे 30। ठीक है, बस। तो टोटल इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 387, और 387 में आप 30 का भाग दोगे तो दोस्तों 12.9 वर्ष आएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी है। इस त्रिभुज का परिमाप सेमी में है। दोस्तों अब यहां पर देखिए परिमाप अपन ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों परिमाप बराबर 2√3, यानी कि तीनों लांबिक दूरियों का योग। तो दोस्तों यहाँ पे 2√3, 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, अब दोस्तों 6 और 7 और 8 कितने होते हैं? तो दोस्तों 21। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 21, 2
√3 21। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 दूनी 42। तो यहाँ पे 42√3 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। इस धन पर किसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों देखिए, चक्रवर्ती ब्याज है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 है किसी धन पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 2 × 5 प्लस 1 × 0.25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज है वो अपन देखें तो 2 × 5, ठीक है, यानी कि इसमें दर है वो 10% हो जाएगी। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज में दोस्तों 10.25 हो जाएगी इसमें। ठीक है, 5% की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साधारण ब्याज है वो निकालना है। तो दोस्तों 328 बटे 10.25 ये चक्रवर्ती ब्याज की दर है। ठीक है, इंटू ये साधारण ब्याज की। तो बस काट लीजिए इसको काटोगे तो 320 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक चतुर्भुज में एक विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा विकर्ण पर खींचे गए लंबों का माप क्रमशः 11 और 9 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण लंबों का योग। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 इंटू 15 इंटू 11 प्लस 9। ठीक है, विकर्ण इंटू विकर्ण लंबों का योग। तो विकर्ण के जो लंब हैं वो 11 और 9 है। ठीक है, और विकर्ण है वो दोस्तों इसमें 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे 11 और 9 कितने होते हैं, 20। तो दोस्तों 1/2 इंटू 15 इंटू 20। तो यहाँ पर सीधा सा है, 20 है तो ये 10, 2 से कटा है तो 10 आ गया। तो 10 इंटू 15 कितने होते हैं, 150। तो 150 मीटर स्क्वायर अपना इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें 1 घन मीटर सोने को पीट पीट कर इतना फैलाया जाता है ताकि वह 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरी तरह से ढक ले। सोने की मोटाई बताएं। तो दोस्तों सोने की मोटाई 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 10,000 मीटर होता है 1 हेक्टेयर बराबर। ठीक है, तो आयतन इसका देखें तो दोस्तों आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 बराबर दोस्तों 6 हेक्टेयर, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर में दोस्तों 10,000, तो 6 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 60,000। तो 60,000 मीटर इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई अगर अपन देखें तो 1 घन मीटर को पीट पीट कर इतना फैलाया जाता है ताकि वह 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरी तरह से ढक ले। तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 1/60,000। तो कितना हो जाएगा, 0.16/100। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा इसमें 0.0016666। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 ज़्यादा आ रहा है, 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर 0.0017 सेमी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कुछ प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, कुछ प्रश्न है वो आपको करने हैं। देखिए यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है। एक स्कूल के 450 छात्रों में से 325 फुटबॉल खेल सकते हैं, 175 छात्र क्रिकेट खेल सकते हैं और 50 छात्र न फुटबॉल और न ही क्रिकेट खेल सकते हैं। तो कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। दोस्तों फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले छात्र हैं वो कितने हैं, तो देखिए 325 प्लस 175, यानी कि टोटल कितने हो गए, 500। ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले हैं। और प्रश्न के अनुसार देखिए फुटबॉल
प्लस क्रिकेट। तो दोस्तों यहाँ पे 450 छात्र हैं, 450 में से दोस्तों 50 छात्र न फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चे कितने, 450 में से 50 तो एक कुछ खेलते ही नहीं है, तो बच्चे कितने, 400। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 500 में से 400 गए तो दोस्तों कितने बचे, 100। तो दोस्तों 100 छात्र हैं वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्न है वो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। 113 नंबर का प्रश्न भी यहाँ पे देख लीजिए। दूध और पानी के 70 लीटर के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है, कितना पानी मिलाने पर नए मिश्रण में पानी की मात्रा है वो 25% होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 14 लीटर पानी है वो और मिलेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 है। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 13:11 दे रखा है, सीधा सा है। तो देखिए 1 रुपये के तो 13 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, और 50 पैसे का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 11 रुपये दे रखा है, तो 11 डबल हो जाएंगे। 50 पैसे 11 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 22। तो यहाँ पे ये 22 हो गए। ठीक है, तो 13:22 हो गया। कितना हो गया टोटल, तो टोटल हो गया दोस्तों इसमें 35। ठीक है, अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों टोटल कितने सिक्के हैं, 210। तो 210 बटे अनुपातों का योग कितना है, 35 इंटू 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। दोस्तों अनुपात कितना है, 13 है। अब काट लीजिए इसको, तो इसको काटोगे तो दोस्तों अपना राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 78। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है वो आप कर लेना वीडियो स्टॉप करके। मूलधन बराबर 15,000 रुपये, दर है वो 9% है, समय है वो 3 वर्ष है, और साधारण ब्याज है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 15,000 इंटू 9 इंटू 3 बटे 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। तो 150 इंटू 9 इंटू 3 करोगे तो दोस्तों सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4,050 रुपये। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक फैक्ट्री में 4 दिन में 3850 पेज तैयार किए जाते हैं, तो 28 दिन में कितने पेज तैयार होंगे। तो 28 दिन में कितने पेज है वो तैयार होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए 4 दिन में 3800 पेज तैयार किए जाते हैं तो 28 दिन में, तो सीधा सा है एक दिन में पेज कितने पेज तैयार होंगे। तो दोस्तों 3850 में आप क्या कीजिए, 4 का भाग दीजिए। ठीक है, आप 4 का भाग दोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे आप एक दिन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप 28 दिन का 28 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो आप सीधा सा ऐसे भी कर सकते हैं, 3850 बटे 4 इंटू 28 कर दीजिए, सीधा सा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 26,950 है वो अपना इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काटोगे तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य विक्रय कर सहित 616 रुपये है, विक्रय कर की दर 10% है, यदि दुकानदार को 12% लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 10% है वो विक्रय कर की दर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 616 बटे 110 इंटू 100 करोगे तो दोस्तों यहाँ पे लागत आ जाएगी, तो वो आ जाएगी दोस्तों 560 रुपये। ठीक है, इसमें 10% प्रॉफिट था
और अब क्रम मूल्य है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्रम मूल्य है वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए यदि दुकानदार को 12% लाभ होता तो दोस्तों सीधा सा है 560 बटे 112 इंटू 100 कर लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपये। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 500 रुपये। आगे देखिए, 100 पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत है। दोस्तों विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना है 20, क्रम मूल्य है वो दोस्तों कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 बटे 80 इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 25% का इसमें लाभ है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी आप आयु से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन है मैं यहाँ पे छोड़ते हुए चल रहा हूँ, वो जो कि आपको आसानी से वीडियो स्टॉप करके आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए व बी की आयु का अनुपात 7:3 है। ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है। ए की आयु कितनी है, तो ए की आयु कितनी है, तो दोस्तों ए अनुपात बी कितना दे रखा है 7:3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अंतर है वो यहाँ पे देखिए 12 वर्ष बाद, यानी कि अंतर कितना दे रखा है 12। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7:3 में अंतर कितने का है 4 का है। तो दोस्तों 12 में आप क्या करोगे 4 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 21 और 9। ठीक है, 21 और 9। तो यहाँ पे ए की आयु कितनी है, तो ए की आयु 21 वर्ष है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, 400 रुपये कितने समय में 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 441 हो जाएंगे। सीधा सा है भाई, 400 का जो 5% है वो कितना होता है 20 रुपये होता है। तो 420 रुपये, और 420 रुपये का 5% आप निकालोगे तो दोस्तों 441 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो दोस्तों पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पे 1 प्लस अंतिम संख्या कौन सी है, तो दोस्तों 12 बटे 2। तो 12 और 1 कितना होता है 13, 13 बटे 2 कितना करो हो जाएगा, तो 6.5 अपना इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है। वह धनराशि बताइए जिसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 126 रुपये है। तो आप ऑप्शन उठा के भी डायरेक्ट है वो दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये का आप देखिए 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 60 रुपये हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो 120 हो जाएगा। और उसमें 660 रुपये का 10% निकालोगे तो 66 रुपये हो जाएगा। तो 660 में 66 रुपये और जोड़ोगे तो 126 आ जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न देखिए, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है जिनमें 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। तो दोस्तों नगर की जनसंख्या है वो कितनी है 1000 है, पुरुष कितने हैं 600, महिलाएं कितनी है 400। तो साक्षर पुरुष है, देखिए यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है और 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें 20% साक्षर है। तो दोस्तों 600 का 20% कितना होता है, तो 600 का 20% होता है दोस्तों 120 रुपये 120। तो 120 पुरुष हैं वो क्या है साक्षर हैं। ठीक है,
और सभी साक्षर निवासी हैं, तो दोस्तों सभी साक्षर निवासी हैं वो 25% हैं। तो 1000 का 25% कितना होता है? तो दोस्तों 250 होता है। और 250 में से 120 गए तो दोस्तों कितने बचे? 130। ठीक है, कितने बचे? 130। तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो दोस्तों सीधा सा मैं यहाँ पे बोलूँ 130 बटे, देखिए महिलाएं पूछी है तो महिलाएं कितनी है टोटल? 400। ठीक है, 600 पुरुष है तो 400 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 130 बटे 400 इंटू 100 कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये कट गया 0 से 0। 130 में आप 4 का भाग दीजिए तो यहाँ पे 32.5 आएगा और ये महिलाएं साक्षर हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, एक है घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो दोस्तों कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 33.1% है वो दोस्तों इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर और क्वेश्चन आपको करवाने हैं तो आप कमेंट में है वो बता सकते हैं कि आपको और भी क्वेश्चन है वो करवाने हैं। ठीक है, 140 नंबर का प्रश्न देखिए, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का जो अनुपात है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, लड़कियां और अध्यापक का अनुपात है वो 7:1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें, लड़के लड़कियां और अध्यापक का जो अनुपात है वो दोस्तों 35:21:3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 56:3 है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो दोस्तों देखिए, अपने को ट्रिक के माध्यम से अगर देखें इसको, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी इंटू 100। तो प्रतिशत कमी इंटू 100 कितनी है? तो 40 इंटू 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी कितनी है? तो वो है 40। तो दोस्तों यहाँ पे इसको काट के आप यहाँ पे डायरेक्ट 60 भी लिख सकते हैं। तो 40 इंटू 100 बटे 60। ठीक है, काट दीजिए। आप काटोगे तो दोस्तों सीधा सा आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा इसमें 66 सही 2/3। ठीक है, 66 सही 2/3। तो यहाँ पर आपको 66 सही 2/3 करना है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दो प्रश्न, यदि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों देखिए, आयत की लंबाई में 30% की और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि लंबाई 130 और चौड़ाई कितनी हो गई? 180 ओनली 80। तो यहाँ पे वृद्धि कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृद्धि में दोस्तों क्या हो जाएगा? 104 माइनस 100, यानी कि 4% की वृद्धि हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आदमी अपनी आय 50% खाने पीने पर और रहने में खर्च करता है, शेष का 25% परोपकार में खर्च करता है। अगर उसके पास 4200 रुपये बचते हैं तो उसकी आय कितनी हो गई? देखिए, एक आदमी अपनी आय का 50% खाने पीने में और रहने में खर्च करता है, शेष का 25%, यानी कि 50% का, यानी कि 50 का 25%, यानी कि कितना हो गया?
12.5% है वो परोपकार में खर्च करता है। अब उसके पास बचा कितना, 37.5 बराबर 4200 रुपये है वो बचता है। तो दोस्तों आप सीधा सा नॉर्मली आप निकाल सकते हैं 4200 बटे 37.5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 11,200। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए डिमांड और प्रोडक्शन यानी कि मांग और उत्पादन से संबंधित दे रखा है सैमसंग, एलजी, एचटीसी, नोकिया और दोस्तों एप्पल यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जिन कंपनियों में मांग उत्पादन से ज़्यादा है उनका यानी कि उन कंपनियों से क्या अनुपात है जिनमें उत्पादन मांग से ज़्यादा है। तो उत्पादन मांग से ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं एलजी, ठीक है, एलजी, एचटीसी और एप्पल, इनके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं डिमांड है वो ज़्यादा है और उत्पादन है वो कम है। ठीक है, अब 3 हो गए तो बचे अपने पास में क्या 2, तो 3:2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:2 यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पांचों कंपनियों की मिलाकर औसत मांग व औसत उत्पादन में कितना अंतर है। नॉर्मल सी बात है, सबको जोड़ लीजिए आपस में। ठीक है, उत्पादन को जोड़ लीजिए और औसत मांग को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो और फिर दोनों में अंतर निकाल लीजिए। अंतर आएगा दोस्तों इसमें 46 का। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एचटीसी कंपनी के मांग सैमसंग कंपनी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो एचटीसी कंपनी की मांग बटे सैमसंग का उत्पादन इंटू 100, तो यहाँ पे एचटीसी कंपनी की जो मांग है वो है दोस्तों 320 और दोस्तों सैमसंग का जो उत्पादन है वो 420 इंटू 100, बस 76% अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नोकिया की मांग का एलजी कंपनी के उत्पादन से क्या अनुपात है। तो दोस्तों नोकिया की जो मांग है और एलजी का जो उत्पादन है वो है दोस्तों कितना, देखिए यहाँ पे जो एलजी है, एलजी का जो उत्पादन है वो है दोस्तों कितना, तो वो है 150 और नोकिया की जो मांग है वो है दोस्तों 220, तो 220 और 150। ठीक है, तो यहाँ पे 220 और 150, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो 22:15 अपना इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपसूत्र अनुरूपेण विस्तार द्वारा 91 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 91 का जो घनफल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 75, 35, 71, ये हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मैथ से संबंधित अगर आपको और भी क्वेश्चन करवाने हैं तो दोस्तों अगले मॉडल पेपर में आपको ये मिल जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मैथ के क्वेश्चन है वो ऐसे ही करवाने हैं या फुल डिटेल के साथ में करवाने हैं। तो दोस्तों आराध्या आर एस अकेडमी की यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।